ये अकेली ऐसी टर्टल नहीं है जो यहां पैदा हुई हो। ट्रिनिडैड आइलैंड के इस बीच पर दुनिया के सबसे ज्यादा लेदरबैक टर्टल्स रहते हैं, और भले ही वो बहुत खतरे में हों, लेकिन इस वक्त यहां उनकी भरमार है। इस बीच पर एक रात में 500 तक टर्टल्स आ सकते हैं, और देर से आने वाले गलती से एक दूसरे के अंडों को ही खोद डालते हैं। ये रात के अंधेरे में जमीन के भीतर अपने अंडे छुपाते हैं, लेकिन जगह की बहुत मारामारी होने की वजह से कुछ टर्टल्स सुबह तक अपना काम करते रहते हैं और फिर समंदर में वापस लौट जाते हैं। सूरज निकलते ही इन वल्चर्स को पता चल गया है कि टर्टल्स का ब्रीडिंग सीजन इन्हें सुबह का नाश्ता देने वाला है। वैसे ये बड़ा बुरा अंत लगता है। जगह ना मिलने की वजह से जो अंडे खुले छूट गए वो खा लिए जाते हैं। यहां बहुत सारे अंडे हैं, लेकिन फिर ये वल्चर्स तब तक लड़ते रहते हैं जब तक खुले में पड़े हुए सारे अंडे खत्म ना हो जाएं। लेकिन रेत के अंदर दबे बाकी अंडे सुरक्षित हैं। दो महीने बाद उनमें से बच्चे बाहर आना शुरू हो जाते हैं। अंडों से सेफली निकलने के बाद इनके लिए समंदर का रास्ता खुल जाता है। शुक्र है इनकी मांओं का, जिसकी वजह से एक और जनरेशन अपने सर्वाइवल का सफर शुरू करती है।
सभी स्पीशीज के लिए अपने बच्चों को पालना भले ही सबसे बड़ा चैलेंज हो, लेकिन ये उनके लिए सबसे जरूरी काम होता है। छोटे छोटे जानवरों को जिंदगी की सारी मुश्किलों से बचाने के लिए और उनसे लड़कर जीतने के लिए इन जानवरों को अपने अपने तरीके निकालने ही पड़ते हैं। अपनी पीढ़ियों को आगे बढ़ाने के लिए ये सभी अपने अपने सर्वाइवल की लड़ाई लड़ते रहते हैं। of the sky, pelican. आसमान से ज्यादा समुद्र से जुड़े पेलिकन्स यानी हवासील पक्षी उड़ने वाले सबसे ज्यादा भारी भरकम पक्षियों में से एक हैं और इनकी हवाई दावत का नजारा देखने लायक होता है। इनकी 8 स्पीशीज ट्रॉपिकल से लेकर टेम्परेट जलवायु वाले इलाकों में फैली हुई हैं। ये एंटार्क्टिका को छोड़कर दुनिया के हर कॉन्टिनेंट में पाए जाते हैं। ये ताकतवर लंबी चोंच वाले पक्षी उड़कर एक दिन में सैकड़ों किलोमीटर तक की दूरी तय कर सकते हैं, लेकिन इन्हें इनलैंड और तट के पास पानी में इकट्ठा होना ज्यादा पसंद है। इनकी स्किन के नीचे और हड्डियों में एयर सैक्स का एक जाल होता है जो भारी पेलिकन के वजन को हवा में हल्का बनाता है और मछली पकड़ने के लिए पानी में गोता लगाते वक्त इनके शरीर का बचाव करता है। इन एयर सैक्स की बदौलत पक्षियों को बेहतरीन बॉयंसी मिलती है। पानी के ऊपर तैरने के लिए ये अपने मजबूत पैरों और वेब्ड फीट को पैडल की तरह इस्तेमाल करते हैं। पेलिकन्स एकजुट होकर मछलियों के झुंडों को घेर लेते हैं और उन्हें उथले पानी में लाने के लिए अपने पंखों को फड़फड़ाते हैं। अब पेलिकन्स अपने गले की लंबी थैली की मदद से शिकार को पकड़ते हैं और साथ ही कई लीटर पानी भी गटकते हैं। दरअसल पेलिकन्स अपनी थैली में खाना जमा नहीं करते, बल्कि मछली को फौरन निगलने के बाद वो बचे पानी को उगल देते हैं। आधा मीटर तक बड़े होने वाले पेलिकन्स की चोंच पक्षियों में सबसे बड़ी है, जो खाना खाने के इनके खास तरीके में इनकी मदद करती है। पानी के लिए खुद को ढाल लेने वाले पेलिकन्स की बनावट हवा के लिए बेहतरीन है। 15 किलोग्राम तक वजन वाले इन पक्षियों के पास ज्यादा फ्लाइट फेदर्स होते हैं, जो ज्यादा थ्रस्ट बनाकर इन्हें हवा में ऊपर उठने में मदद करते हैं। कुछ स्पीशीज में पंखों का विशाल फैलाव 3 मीटर तक होता है, जिससे ये हवा में इस तरह उड़ते हैं जैसे कि तैर रहे हों। थर्मल अपड्राफ्ट्स और तेज हवाओं का फायदा उठाते हुए ये 3000 मीटर तक की ऊंचाई तक पहुंच जाते हैं और एरोडायनामिक पोजीशन लेकर पूरी महारत के साथ लंबी दूरी तय करते हैं। सैकड़ों किलोमीटर तक की दूरी तय कर सकने वाले पेलिकन दरअसल अपने रहने की जगह का चुनाव वहां करते हैं जहां खाने की भरमार होती है। मेटिंग के वक्त एक मादा के साथ जोड़ा बनाने वाला नर घोंसला बनाने के लिए सामान जुटाता है। कुछ स्पीशीज अपने सिंपल घोंसले पेड़ों पर बनाती हैं और कुछ जमीन पर। अंडों को सेने का काम दोनों पेरेंट्स करते हैं और करीब 1 महीने बाद अंडे से चूजा निकलता है। चूजे की देखभाल भी दोनों पेरेंट्स मिलजुल कर करते हैं। ये चूजे के सिर को अपनी थैली में लेकर
शिकार की जुगाली करके उन्हें खिलाते हैं। मछलियों की कम होती संख्या के असर को पेलिकन्स बुरी तरह झेल रहे हैं। ये तैरते मलबे में फंस जाते हैं, जो कभी कभी जानलेवा साबित होता है। फिर भी ये माहिर पक्षी अपनी ऊंची उड़ान भरने में कामयाब हैं और दुनिया भर में इनकी ज्यादातर स्पीशीज की गिनती कायम है। सबने कहा पढ़ाई शढ़ाई करके रिस्पेक्ट कमाओ, और मैंने रियलिटी शो में जाकर लड़ाई की, और लड़ाई ऐसी की कि इडियट बॉक्स से सीधा बॉक्स ऑफिस का हीरो, एक ऐसा हीरो जो बन सकता है कभी अंधा तो कभी गंजा, कभी लड़की तो कभी गे, या यूं कहे आई चोज माय वे। एक बात बोलूं, लाइफ इज ऑल अबाउट द चॉइस यू मेक। फिर देखना, जहां जाओगे रिस्पेक्ट फॉलोज। Introducing Toyota's youngest urban SUV, the Toyota Urban Cruiser. रिस्पेक्ट फॉलोज। बच्चों, आज ही whitehatjunior.com पर प्री कोडिंग क्लास बुक करें। दुनिया का बेस्ट प्लेटफॉर्म कोडिंग सीखने के लिए। मास्टर्स ऑफ द स्काई, वेज-टेल्ड ईगल। शिकारी पक्षियों में ईगल्स यानी गरुड़ सबसे ज्यादा बड़े और सबसे ज्यादा ताकतवर पक्षी हैं। पूरी दुनिया में इनकी 60 स्पीशीज हैं, लेकिन सदर्न हेमिस्फीयर में आसमान पर जिसकी हुकूमत चलती है वो है वेज-टेल्ड ईगल। पापुआ न्यू गिनी, इंडोनेशिया और ऑस्ट्रेलिया में पाए जाने वाले ताकतवर वेज-टेल्ड ईगल अपने इलाके पर ऊपर से राज करते हैं। कम घने जंगल वाले इस इलाके में शिकार को ढूंढना आसान होता है। हवाबाज कहलाने वाले ईगल हॉक्स 1800 मीटर से ज्यादा ऊंचाई पर उड़ते रहते हैं। पंखों को फड़फड़ाए बिना घंटों तक मंडरा सकने वाले ये ईगल हॉक्स नीचे के जीवों पर हावी रहते हैं। ईगल के औसत वजन को देखते हुए तकरीबन 5 किलोग्राम वजन के वेज-टेल्ड ईगल की बनावट हल्की ही है, लेकिन अपने लंबे पैमाने की वजह से ये दुनिया के सबसे बड़े ईगल्स में से एक हैं। 1 मीटर से ज्यादा लंबे और पंखों के तकरीबन 3 मीटर फैलाव के साथ वेज-टेल्ड ईगल बेहतरीन हवाई शिकारी हैं। शिकार को लाचार कर देने वाले नुकीले नाखूनों की जकड़ में इंसान के हाथ से 10 गुना ज्यादा ताकत होती है। मुड़ी हुई मजबूत चोंच हड्डी पर से मांस नोचने के लिए इस्तेमाल की जाती है। प्राणी जगत में सबसे ज्यादा पैनी नजरों में गिनी जाने वाली इनकी नजर की वजह है इनकी बड़ी बड़ी आंखें। ईगल हॉक शिकार का चुनाव सुविधा को देखते हुए करते हैं। इनके खाने में मैमल्स, रेप्टाइल्स और दूसरे पक्षियों के शव तक शामिल होते हैं। ऑस्ट्रेलिया में पाया जाने वाला खरगोश वेज-टेल्ड ईगल की पसंदीदा खुराक है। कभी कभार शिकार ईगल की मौजूदगी को भांप जाता है और बचने की कोशिश करता है। वो ईगल के फुर्तीलेपन के सामने अपनी किस्मत आजमाता है। शिकार करने के बाद ये पेड़ों पर ऊपर डेरा जमाए या किसी खुली जगह पर बैठे आने वाले अगले मौके के लिए हमेशा होशियार रहते हैं। वयस्क वेज-टेल्ड ईगल्स जिंदगी भर के लिए एक ही साथी बनाते हैं। ये रहने की जगह का चुनाव करते हैं और वहां साल दर साल वापस आते हैं और घुसपैठियों से उसका लगातार बचाव करते हैं। ब्रीडिंग करने की जगह से परे रहने वाला ये जाना पहचाना इलाका है जहां ये शिकार करते हैं।
100 वर्ग किलोमीटर में फैले इस घर की रखवाली उतनी अच्छी तरह से नहीं होती जितनी कि घोंसले की होती है, लेकिन मालिक होने के हक का दिखावा हवा में ऊंचाई पर मंडराते हुए किया जाता है। मवेशियों को टारगेट बनाने के लिए कभी इन्हें सराहा गया। इस तरह वेज टेल्ड ईगल्स को इंसान की हरकतों से कहीं ना कहीं फायदा ही हुआ। इलाके में नई स्पीशीज आई तो इनके लिए पेट भरने का सामान और बढ़ गया। जंगल के कटने से शिकार करने का इलाका भी बढ़ा, लेकिन फिर भी घर के इलाके में होने वाले बदलावों ने ईगल की ब्रीडिंग साइकिल्स पर बुरा असर डाला है। इसलिए इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा कि हैरत अंगेज करने वाले ये शिकारी हमारे आसमान पर मंडराते रहे। मास्टर्स ऑफ द स्काई, बार्न आउल। छल के लिए बनी बनावट वाले बार्न आउल यानी उल्लू में आए बदलाव अलग अलग आवासों में इतने कामयाब साबित हुए कि आज ये पक्षियों की सबसे ज्यादा पाई जाने वाली स्पीशीज में से एक है। ये अंधेरे में शिकार करते हैं। दुनिया में कुछ ही शिकारी हैं जिनके पास उल्लू की तरह के हथियार हैं। बहुत ज्यादा विकसित इनकी सुनने की ताकत का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि इनका चपटा रेडार की डिश जैसा चेहरा हल्की सी आवाज को भी कानों की तरफ भेज देता है। उल्लुओं को गोस्ट आउल्स भी कहा जाता है और इसकी वजह है डरा देने वाली इनकी धीमी और खामोश उड़ान। नन्हे दांतों वाले पंखों के साथ नर्म पंख जो इनके ऊपर की हवा के बहाव को काटते हैं और इनकी उड़ान से आसमान में होने वाली हलचल को कम करते हैं। यही वजह है कि उल्लू उड़ते वक्त भी सुन सकते हैं। ये शिकार की गतिविधि के मुताबिक अपना रास्ता बदल देते हैं और शिकार को उल्लू की बेआवाज मौजूदगी की भनक तक नहीं लगती। पेड़ों की टहनियों से या ऊंचाई वाली दूसरी जगहों से ये आसपास के इलाके को छानते हैं। उल्लू को जमीन पर रहने वाले जीव पसंद हैं, जिनमें चूहे उनका मनपसंद शिकार हैं। जमीन पर होने वाली सरसराहट हो या बर्फ के नीचे की हलचल, इस पक्षी के कानों की ताकत से कुछ भी नहीं बच पाता। एकदम सही निशाने के लिए अपने लंबे चौड़े पंखों का इस्तेमाल करके उल्लू शिकार तक पहुंचता है। अपने बड़े लंबे नाखूनों को खोलकर फैलाता है और शिकार को झपट लेता है। रात को शिकार करने के हुनर को बढ़ाने के बावजूद उल्लू को समझदार जीव कहा जाता है, क्योंकि ये अपने बर्ताव में माहौल के मुताबिक बदलाव कर लेता है। पक्षियों में सबसे ज्यादा जगह पाई जाने वाली ये स्पीशीज एंटार्क्टिका को छोड़कर हर कॉन्टिनेंट में पाई जाती है। कुछ जगहों पर यह शिकार की आदतों को देखते हुए दिन की रोशनी में भी खूब चौकन्ना रहता है। अंधेरा हो या रोशनी, जरूरत से ज्यादा बड़ी आंखें इन्हें पैनी नजर देती हैं। आंखें चेहरे पर सामने की तरफ होती हैं, लेकिन उल्लू ने आसपास के माहौल को छानने के लिए अपने सिर को घुमा सकने के हुनर में महारत हासिल कर ली है। सिर को करीब 270 डिग्री घुमा सकने वाले उल्लू अपने धड़ को बिना हिलाए पीछे भी देख सकते हैं और इस तरह इनकी मौजूदगी की भनक देने वाली आवाज और कम हो जाती है। खुले इलाके को पसंद करने वाले इन पक्षियों को खेती से बहुत फायदा हुआ। चूहों को खाने वाले इन पक्षियों को खेतों के आसपास रहने के लिए उकसाया गया। इंसान के लिए ये नेचुरल पेस्ट कंट्रोल की तरह हैं। हालांकि चूहों को मारने वाली दवाइयां उल्लुओं को नुकसान पहुंचाती हैं, फिर भी जिंदगी की लड़ाई में जीतने वाले इन पक्षियों का भविष्य सुरक्षित है। मैं हूं दीपा मलिक, पद्मश्री अवॉर्डी।
मेरे पैरालिसिस ने मुझे देश का नाम रोशन करने से कभी नहीं रोका। तो बच्चों, बड़ा सोचो। आने वाली जंग खेल के मैदान में ही नहीं, टेक्नोलॉजी में लड़ी जाएगी। कोडिंग सीखो। 1on1 whitehatjunior.com पर आज ही whitehatjunior.com पर फ्री कोडिंग क्लास बुक करें। Masters of the Sky, Vulture. वल्चर यानी गिद्ध एक ऐसा पक्षी है जिसे पसंद नहीं किया जाता, लेकिन यह जमीन के इकोसिस्टम्स में बेहद जरूरी लेकिन अच्छा ना समझा जाने वाला काम संभालता है और उसके लिए आसमान का इस्तेमाल करता है। गिद्ध की 23 स्पीशीज हैं जो ऑस्ट्रेलिया और एंटार्क्टिका के अलावा दुनिया के सभी कॉन्टिनेंट्स में पाई जाती हैं। ये अपने बसेरों से माहौल को छाने या विशाल इलाकों पर नजर रखने के लिए ऊंचाई पर मंडराए। आसमान के ये स्कैवेंजर्स यानी मृतभक्षी जीवों के शवों को ढूंढने के लिए अपनी पैनी नजर और सूंघने की तेज ताकत का इस्तेमाल करते हैं। जिंदा जीवों पर बहुत कम हमला करने वाले ये गिद्ध सिर्फ शवों को खाते हैं। रैप्टर फैमिली के ये अनोखे मिलनसार सदस्य बार बार अपने अंडों पर आते हैं और बड़े झुंड बनाकर खाना खाते हैं। इनके मिलनसार बर्ताव का फायदा तब होता है जब ये जमीन के अपने से ज्यादा खतरनाक मृतभक्षी पर नजर रखते हैं। हालांकि जमीन पर रहने वाले मृतभक्षी अक्सर अनजाने में ही गिद्धों की मदद कर देते हैं। जब इनके मुकाबलेबाज सख्त कंकाल को चीरते हैं तो कमजोर पैरों और चपटे नाखूनों वाले गिद्ध पास में ही बड़े सब्र के साथ खड़े रहते हैं। अपने बेहद ज्यादा नाशक स्टमक एसिड की बदौलत गिद्ध सब्र रख सकते हैं। ये सड़े हुए उस गोश्त को पचाते हैं जो दूसरे जीवों के लिए जानलेवा होता है। नापसंद किए जाने वाले ये पक्षी बचे खुचे गोश्त को खा लेते हैं और सड़ते कंकाल से फैलने वाली बीमारियों पर रोक लगा देते हैं। बीमार और कमजोर जीव को ढूंढने के लिए आसमान को इस्तेमाल करने वाले इन गिद्धों ने दरअसल जीवों के अंतिम संस्कार की जिम्मेदारी उठा ली है। पंख उड़ने और खाना ढूंढने के लिए तो जरूरी है, लेकिन खाना खाने में इनसे अड़चन हो सकती है। अनोखे गंजे सिर वाले गिद्धों को पंखों पर चिपके पैरासाइट्स और बैक्टीरिया से होने वाले इन्फेक्शन का डर नहीं होता और वो मजे से अपना पेट भरते हैं। गिद्धों की कई स्पीशीज जानबूझकर अपने पैरों के पास पेशाब करती हैं, जिससे वो बैक्टीरिया मर जाएं जो पैरों पर हैं। अपने बेहद ज्यादा लचीले डाइजेस्टिव सिस्टम्स के बावजूद गिद्धों की आधी से ज्यादा स्पीशीज को जीवों की उन दवाइयों से खतरा है जो मवेशियों को दी जाती हैं और जो खाने के साथ गिद्धों में तेजी से पहुंच रही हैं। ये पक्षी हमारे लिए महत्वपूर्ण हैं और इन्हें बचाने के लिए हमें पूरी कोशिश करनी है, जिससे ये उस दुनिया के इकोसिस्टम्स को कायम रखने में अपनी अनोखी भूमिका को निभाते रहें जो हम सबका घर है। मास्टर्स ऑफ द स्काई, हमिंगबर्ड।
पक्षियों की एक स्पीशीज है जिसने उड़ान को कला कौशल के लेवल्स तक पहुंचा दिया, और वो है हमिंगबर्ड यानी मरमर पक्षी। हमिंगबर्ड सबसे छोटे पक्षियों में से हैं और इनकी 300 से ज्यादा स्पीशीज अमेरिका के इनके आवासों में पाई जाती हैं। ये अपने पंखों को एक सेकंड में तकरीबन 50 बार फड़फड़ाती हैं। इनके इस नाम की वजह उड़ान भरने के दौरान पंखों से निकलने वाली गूंज ही है। पंखों को तेजी से फड़फड़ा सकने वाला ये हवाई कलाकार कुछ बेहद ज्यादा अनोखे करतब दिखाता है। हमिंगबर्ड हर दिशा में उड़ान भर सकती हैं, जिसमें पीछे और उल्टी तरफ भी शामिल है। दरअसल ये पक्षी वाकई बेमिसाल है। मंडराने में माहिर इन पक्षियों का मुकाबला कुदरत में कोई नहीं कर सकता। हमिंगबर्ड्स पौधों के पराग को खाती हैं। खाने के इस तरीके का फायदा पक्षी और पौधे दोनों को होता है। कई हमिंगबर्ड्स तो सदियों से पौधों के साथ ही विकसित हुई हैं। पौधों पर खास आकार और रंग के फूल खिलते हैं और उन तक पहुंचने के लिए पक्षी के पास एक खास चोंच होती है। हमिंगबर्ड्स की दूसरी खूबी है रफ्तार। मादाओं को रिझाने के लिए नर आसमान से गोता लगाता है और दुनिया में वर्टिब्रेट वर्ग का कोई भी जीव इस रफ्तार का मुकाबला नहीं कर सकता। सर्दियों के महीनों में खाने की भरमार वाले इलाकों में पहुंचने के लिए हमिंगबर्ड्स लंबी दूरी तय करती हैं। साइज को देखते हुए हमिंगबर्ड की कुछ स्पीशीज का यह माइग्रेशन पक्षियों में सबसे लंबा है, लेकिन इन्हें अपने हवाई हुनर की कीमत चुकानी पड़ती है। कीटों को छोड़कर उड़ान भरती हमिंगबर्ड्स का मेटाबॉलिज्म सभी जीवों से ज्यादा होता है। इन्हें हर रोज अपने वजन से ज्यादा पराग खाना पड़ता है। खाना बिना जोखिम मोल लिए नहीं मिलता। ऊर्जा के लेवल को बनाए रखने के लिए हमिंगबर्ड्स को सैकड़ों फूलों पर जाना होता है, जिसमें उन्हें शिकारियों के खतरे को झेलना पड़ता है। लेकिन पक्षियों की दुनिया में अनुपात में सबसे बड़े दिमाग वाले इन पक्षियों को हर वो फूल याद रहता है जिस पर वो गए हैं, और ये पराग के भरपूर होने के वक्त का अंदाजा भी लगा लेते हैं। इनके अंडे पक्षियों में सबसे छोटे होते हैं, लेकिन बॉडी के साइज को देखते हुए हमिंगबर्ड के अंडों को बड़ा कहा जा सकता है। स्पाइडर सिल्क से बने इनके घोंसले चूजों का साइज बढ़ने पर फैल सकते हैं। बच्चों को पालने पोसने का सारा काम मादा अकेले करती है। अंडों से चूजे निकलने से लेकर इनके घोंसले छोड़ने के बीच का वक्त हमिंगबर्ड की जिंदगी का सबसे नाजुक दौर होता है। जलवायु में बदलाव वो सच्चाई है जिसकी वजह से हमिंगबर्ड्स आज खत्म होने के कगार पर हैं। ये पक्षी अब अपने नॉर्मल इलाके से बाहर की जगहों पर दिखाई देने लगे हैं। रिसर्चर्स का कहना है कि हमिंगबर्ड्स की खाना खाने की आदत पर बुरा असर पड़ा है। इस अनोखे पक्षी की शोहरत ही शायद इसके बचाव की वजह है। इन्हें चाहने वालों द्वारा लगाए गए आर्टिफिशियल फीडर्स मुश्किल वक्त में कुछ पक्षियों को तो राहत दे ही देते हैं। पैसिफिक ओशन के बीच एक ट्रॉपिकल आइलैंड पर एक छोटे बच्चे को उड़ने से पहले चलना सीखना होता है। और जब एक बच्चा अपने पहले लड़खड़ाते हुए कदमों से मां से दूर जाता है तो ऐसा लगता है कि जैसे वो सोच रहा हो, अरे ये टांगे कैसे काम करती हैं। एक छोटा प्यारा सा हिप्पो समझ जाता है कि जालीदार पैरों के साथ सूखी जमीन पर चलना इतना आसान नहीं है, लेकिन तैरना आसान है। और अनमोल गोरिल्ला बच्चों को यह पता लग जाता है कि पीठ पर सवारी करने से कहीं मजेदार है पेड़ों से लटक कर झूलना। आप नहीं जानते कि तब क्या होगा जब ये क्यूट वंस जंगल में अपना पहला कदम रखेंगे।
द क्यूट वंस। क्यूट फर्स्ट स्टेप्स इन द वाइल्ड। लोग साफ नीले पानी से घिरे एक सुंदर ट्रॉपिकल आइलैंड पर रहने का सपना देखते हैं, लेकिन इन पंखों वाले क्यूट वंस को सपना देखने की जरूरत नहीं है। इस कॉलोनी में बिताया हर दिन स्वर्ग है। इन पक्षियों को टर्न्स कहा जाता है और ये एक समय में एक अंडा देते हैं। एक कॉलोनी में 100 की तादाद से अंडे हो सकते हैं, लेकिन हर मां को आसानी से पता लग जाता है कि उसका अपना अंडा कौन सा है, इसलिए नर्सरी में कोई गलती नहीं होती है। अंडे से चूजे को निकलने में लगभग 3 सप्ताह का समय लगता है, और जब बच्चा अंडे से निकल बाहरी दुनिया में अपने पहले कदम रखता है तो बहुत ही प्यारा लगता है। ये सुंदर भी है और भूखा भी। ये क्यूट वन बेसब्री से अपने नाश्ते का इंतजार कर रहा है। मां सही वक्त पर पहुंच गई। बेबी टर्न्स को फ्लेशलिंग्स कहा जाता है और अपनी जिंदगी के पहले महीने ये पूरी तरह से अपने माता पिता पर निर्भर होते हैं। मां और पिता दोनों अपने बच्चे के लिए भोजन लाते हैं। नाश्ते के समय कॉलोनी में काफी भीड़ है। बच्चे का पसंदीदा भोजन मछली है। जिसे पहले उनके माता पिता खाते हैं और फिर अपने मुंह से निकालकर उन्हें खिलाते हैं। देखने में भले ही अच्छा ना लगे, लेकिन भोजन को खाकर यह छोटा बच्चा बड़ा और मजबूत हो जाएगा। यह विश्वास करना मुश्किल है कि यह छोटी सी जान बाद में इनकी तरह दिखेगी। अपने जीवन के पहले 2 महीनों तक छोटा टर्न उड़ नहीं सकता, लेकिन वो उड़ना सीखने के लिए उत्सुक है। लेकिन उससे बिल्कुल भी इंतजार नहीं हो रहा। वो चाहता है कि वो भी जल्दी से उड़ना सीख जाए। कोशिश करते रहो क्यूट वन। अभी फ्लेशलिंग टर्न जमीन पर है और उसे खाना खाने से ही फुर्सत नहीं है। मां और पिता अपने चूजे को दिन में 20 बार खिलाएंगे। क्यूट बेबी टर्न्स अपने आसपास के वातावरण में घुल मिल जाते हैं ताकि उनके माता पिता अपने लिए और उनके लिए भोजन की तलाश में दोबारा जा सकें। ज्यादातर सी टर्न्स किनारे के बहुत करीब रहते हैं, जहां से सभी प्रकार की मछलियां, केकड़ों और क्लैम्स तक आसानी से पहुंचा जा सकता है। इस फ्लफी क्यूट वन के लिए रोजाना टेस्टी मछली के आहार को पाने की यह एकदम सही जगह है। और चट्टान बच्चों को शिकारियों से बचाने के लिए भी एक अच्छा स्थान है। चट्टानों पर चढ़ना किसे मुश्किल लगता है। फॉक्सेस, रकून्स और रैट्स को टर्न फ्लेशलिंग्स का आहार बहुत पसंद है और माता पिता को अपने फ्लेशलिंग्स की सुरक्षा के लिए कड़ी नजर रखनी होगी। ये क्यूट वन कैसे चल रहा है। अच्छी बात यह है कि अब उसके पंख निकलना शुरू हो गए हैं। उसे अब उड़ना सीखना होगा। वो अपनी मां को उड़ने के लिए अपने पंखों को फड़फड़ाते हुए देखती है। नीचे, वाह मजेदार। फिक्र मत करो क्यूट वन, तुम्हें पता भी नहीं चलेगा कि कब तुमने उड़ना शुरू कर दिया। जब आप हेल्दी क्यूट वंस की कॉलोनी देखते हैं तो यकीन करना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि कई तरह के टर्न्स एंडेंजर्ड हैं। उनके रहने की जगहें कम होती जा रही हैं और अपने बच्चों का पेट भरने के लिए शिकार को ढूंढना बहुत मुश्किल होता जा रहा है। ये टर्न्स अपने ट्रॉपिकल कजिन्स से थोड़ा अलग दिखते हैं। ये व्हाइट टर्न्स हैं और इन्होंने परिवार को पालने के बहुत से तरीके सीखे हैं।
व्हाइट टर्न समुद्र से दूर रहते हैं और ताजे पानी की नदियों और झीलों में शिकार करते हैं। मीठे पानी की मछली एक स्वादिष्ट भोजन है और इसे साझा करना भी जरूरी है। ये व्हाइट टर्न फ्लैशलिंग पेड़ पर अपने घोंसले में इंतजार कर रही है। जब मां खाना लेकर आई तो बेबी ने पतली टहनी पर अपना पहला कदम रखा। ध्यान से क्यूट वन। व्हाइट टर्न ने अपनी बेबी को पूरी मछली खिलाई और फिर वो वही करने लगी जो माएं करती हैं। वो अपनी क्यूटी का मुंह साफ कर रही है। शायद वो अपनी बेबी से अगली बार नैपकिन यूज करने के लिए कह रही है। वास्तव में इस व्यवहार को प्रीनिंग कहा जाता है और ये माता पिता और बच्चे के बीच का तब का बंधन है जब बच्चा अपने पहले कदम उठा रहा होता है। जंगल में जहां कहीं भी घास के मैदान और खुली जगह होंगी, वहां आपको हिरण मिलेंगे। ये मां हिरण अपने छोटे क्यूट वन को नई दुनिया के खुले मैदान में अपना पहला कदम रखते हुए देख रही है। वो थोड़ा लड़खड़ा रहा है। उसकी टांगें उसके छोटे शरीर के हिसाब से लंबी लग रही हैं। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता ये बच्चा अपनी मां से तेज भागना सीख जाएगा। लेकिन उन छोटे खुरों से चलना बहुत मुश्किल है और कुछ ही मीटर बाद आराम करने का समय आ गया। हिरण के बच्चे को फॉन कहा जाता है और जब वो पैदा होते हैं तो उनके शरीर पर अक्सर सफेद धब्बे और एक छोटी सफेद पूंछ होती है। हिरण हर जगह रहते हैं, टंड्रा से लेकर ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट तक। हालांकि अक्सर इन्हें जंगलों से जोड़ा जाता है, लेकिन हिरण की कई इकोटोन स्पीशीज हैं, जिसका मतलब है कि वो थोड़ा जंगल पसंद करते हैं, थोड़ा घास का मैदान और बहुत सारी घनी झाड़ियां, जहां वो शिकारियों से छिप सकें। बच्चे कमजोर होते हैं और वुल्व्स और वाइल्ड कैट्स जैसे शिकारियों के निशाने पर रहते हैं। इन क्यूट वंस को इनकी माएं ही पालती हैं। माएं इस बात का पूरा ख्याल रखती हैं कि उनके बच्चे हर तरह से स्वस्थ और सुरक्षित रहें। मां आराम कर रही है, फिर भी सतर्क है। क्या आपने कभी ऐसा क्यूट वन देखा है? इसकी बड़ी बड़ी आंखों को देखकर दिल पिघल जाता है। हिरण फॉरेजर्स होते हैं, जिसका मतलब है कि वो खाने की तलाश में चलते रहते हैं, चाहे फिर खाना ज्यादा ही क्यों ना हो। हिरण बड़ी मात्रा में भोजन करते हैं और सब कुछ खाते हैं, घास से लेकर पत्तियों तक सब कुछ। यहां तक कि कैक्टस भी इन क्यूट वंस को स्वादिष्ट लगता है। कुछ लोग इन्हें कुदरत के लॉन मोअर्स कहते हैं। लेकिन आप इन्हें जो भी कहें, ये निश्चित रूप से हर किसी के पसंदीदा क्यूट वंस में से एक हैं। आइए अब अमेरिका के जंगलों से निकलकर चलते हैं सब सहारन अफ्रीका के जंगलों में और मिलते हैं एक और शानदार 4 पैरों वाले दोस्त से और जंगल में अपना पहला कदम रखने वाले एक और क्यूट वन से। जहां सवाना के मैदान नदी से मिलते हैं, वहां आपको हिप्पोज मिलेंगे। हिप्पोज दुनिया के तीसरे सबसे बड़े मैमल्स हैं। बुल कहे जाने वाले एक बड़े मेल का वजन 1600 किलो तक हो सकता है, लेकिन हर हिप्पो की शुरुआत इस छोटे से बच्चे की तरह होती है, जिसका वजन लगभग 20 किलो है।
दूसरों के मुकाबले साइज में अभी भी यह बच्चा छोटा नहीं है। ये जमीन पर उसके पहले कदम है और मां ठीक उसके पीछे है। Log on कीजिए projectcat.discovery.com पर और कीजिए वाइल्ड टाइगर पॉपुलेशन को डबल 2022 तक। मिशन बिग कैट शुरू हो रहा है सोमवार 5 अक्टूबर रात 9 बजे एनिमल प्लैनेट HD पर। दीदी जल्दी करो ना। अरे क्या जल्दी करो टाइसन, देख रहा है ना, अभी तो मैडम पैसा ट्रांसफर करेंगी, वो जाएगा फिर आएगा, बहुत टाइम नहीं लगेगा। नहीं लगेगा। चंडे छोड़ उसको। बच्चों आज ही whitehatjunior.com पर फ्री कोडिंग क्लास बुक करें। दुनिया का बेस्ट प्लेटफॉर्म कोडिंग सीखने के लिए। For the Ayers, burnt is the new brown and watching is the new everything. Dell's premium laptops, stunning visuals, immersive experience. This is audible. Even the many Smritis say that the strong should protect the weak. All we are asking for is shelter for a few days. Listen to books, stories, life lessons and more. Audible. Start your free trial today. मैं हूँ दीपा मलिक, पद्मश्री अवार्डी। मेरे पैरालिसिस ने मुझे देश का नाम रोशन करने से कभी नहीं रोका। तो बच्चों बड़ा सोचो, आने वाली जंग खेल के मैदान में ही नहीं, टेक्नोलॉजी में लड़ी जाएगी। कोडिंग सीखो। 1-on-1 whitehatjunior.com पर आज ही whitehatjunior.com पर फ्री कोडिंग क्लास बुक करें। हिपोस खाने के लिए जमीन पर आते हैं, लेकिन वो अपना लगभग सारा समय पानी में बिताते हैं। हालांकि वो पिग्स की तरह दिखते हैं, लेकिन उनके सबसे करीबी रिश्तेदार डॉल्फिन्स हैं। शायद यही कारण है कि एक क्यूट हिप्पो एक शानदार तैराक की तरह दिखता है। आमतौर पर हिप्पोस केवल शाम के समय घास खाने के लिए पानी से बाहर निकलते हैं। हालांकि वो बड़े झुंडों में रहते हैं, लेकिन रात के खाने के समय मां हिप्पो अपने बच्चे के साथ अकेले रहना पसंद करती है। खाने के अलावा हिप्पोज अपना बाकी सारा काम पानी में करते हैं। वो पानी में ही घूमते हैं, सोते हैं, खेलते हैं और मेटिंग करते हैं। जितना ज्यादा पानी होगा उतना ही ज्यादा मजा आएगा। बड़े हिप्पोज 5 मिनट तक पानी के नीचे रह सकते हैं, लेकिन छोटे बच्चे पानी के अंदर सिर्फ 1 या 2 मिनट के लिए ही रह सकते हैं। इसलिए मां पूरी तरह से सावधान है। हिप्पोज बड़े झुंडों में रहते हैं, जिन्हें पॉड्स कहा जाता है। एक बड़े बुल के परिवार में 100 पत्नियां और बच्चे हो सकते हैं। फिर तो बहुत बड़ा परिवार होगा। कई बार माएं सभी बच्चों को एक जगह बुला लेती हैं। इसे नर्सरी कहा जाता है और ये एक तरह से मगरमच्छ और हाइनास जैसे शिकारियों से अपने क्यूट वंस को सुरक्षित रखने का एक तरीका है। ये थोड़ी बहुत लड़ाई की प्रैक्टिस करने के लिए एक अच्छी जगह है, जो बड़े होने के बाद काम आएगी। और परिवार में हमेशा 1 या 2 आजाद क्यूट वंस तो ऐसे होते ही हैं जो कीचड़ को पसंद करते हैं। मां या आंटी उन पर नजर रखती हैं। आमतौर पर फीमेल हिप्पोज एक समय में सिर्फ एक बच्चा देती हैं। हालांकि कई बार जुड़वा बच्चे भी हो सकते हैं। ज्यादातर सभी क्यूट भाई बहन आपस में मिलजुल कर रहते हैं, और जब ऐसा लगे कि वो एक दूसरे से लड़ रहे हैं, तब भी वो सिर्फ मजे कर रहे होते हैं। ये हिप्पो क्यूटी कह रही है, मैं अपनी मां के बगल में सोना चाहती हूं।
पॉड्स में हिप्पोज जेंडर के हिसाब से इकट्ठे रहते हैं। बैचलर्स के साथ रहते हैं, फीमेल्स दूसरी फीमेल्स के साथ, लेकिन बुल अकेले रहता है। वो मल से अपने इलाके पर निशान लगाते हैं, जो बहुत से दूसरे जानवरों को दूर रखने का एक बहुत ही अच्छा तरीका है। बस इससे बात बन जाती है और हिप्पोज अपने इलाके में सुरक्षित महसूस करते हैं। दिन भर खाने और खेलने के बाद हिप्पोज रात में पानी के अंदर चैन से सोना पसंद करते हैं। वो सांस लेने के लिए अनजाने में सतह पर आ सकते हैं। इसका मतलब है कि सांस लेने के लिए उन्हें नींद से उठना नहीं पड़ता है। वो इसलिए भी पानी के नीचे रहना पसंद करते हैं ताकि वो वहां जमी घास को खा सकें। क्यूट हिप्पो बच्चे जमीन के मुकाबले पानी में ज्यादा फुर्तीले होते हैं। क्या आप जानते हैं कि हिप्पोस के पैर जालीदार होते हैं? जमीन पर पैर इतने उपयोगी नहीं होते हैं। हिप्पोस शाकाहारी होते हैं। ये मां और बच्चा हर दिन 100 किलो तक खाना खा सकते हैं। वो अपने ताकतवर जॉ से अलग अलग तरह के घास और पौधों को बहुत अच्छी तरह से चबाकर खाते हैं। हिप्पोस सब कुछ खा लेते हैं। और पेट भरने के बाद अब समय है वापस पानी में जाने का, जहां क्यूट हिप्पोस ज्यादा सुरक्षित और आराम महसूस करते हैं। लेकिन छोटे बच्चे को बढ़ने और अपने पॉट्स के साथ मिलजुल कर रहने में ज्यादा समय नहीं लगेगा। हिप्पोस के रहने की जगह से पश्चिम में मौजूद ट्रॉपिकल फॉरेस्ट में गोरिल्लास रहते हैं। गोरिल्ला बेबी बहुत सुंदर और क्यूट होते हैं। जब तक वो 3 साल के नहीं हो जाते, तब तक वो अपनी सभी जरूरतों के लिए अपनी मां पर निर्भर रहते हैं। मां ही उनका पालन पोषण करती है और मां के बिना ये क्यूट वन जिंदा नहीं रह पाएगा। वो अपने बच्चे को हर जगह अपने साथ ले जाती है, यहां तक कि भोजन के समय भी वो उसे अपने साथ रखती है। छोटे गोरिल्ला बच्चे अपनी मां की नकल करके जिंदा रहने की कला सीखते हैं। मुझे लगता है कि इस क्यूट वन को समझ में आ गया है कि पौधे का सबसे टेस्टी हिस्सा नर्म पत्ते होते हैं। रेडी? तो फिर चलो। अरे बाप रे, ये बहुत खतरनाक है। Brave Wilderness, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे Animal Planet HD पर। Let's bring on the champions who will battle it out in this 5th and last semi-final episode. This has been the pinnacle of all contests for the kids. All you've got to do is strategically play this last and final round. And you are now crowned the 5th finalist. Catch all the action as 6 teams battle it on India's biggest quiz show, the Discovery School Super League Season 2, powered by Byju's, only on Discovery HD.
मैं हूँ दीपा मलिक, पद्मश्री अवार्डी। मेरे पैरालिसिस ने मुझे देश का नाम रोशन करने से कभी नहीं रोका। तो बच्चों, बड़ा सोचो, आने वाली जंग खेल के मैदान में ही नहीं, टेक्नोलॉजी में लड़ी जाएगी। कोडिंग सीखो। 1on1 whiteheadjunior.com पर आज ही whiteheadjunior.com पर प्री कोडिंग क्लास बुक करें। मेल गोरिल्लाज बच्चों की देखभाल में मदद नहीं करते, लेकिन वो बच्चों को दूसरे बच्चों के साथ मेलजोल बढ़ाने में सहायता करते हैं। अपने कजिन से अच्छा व्यवहार करो, क्यूट वन। लगभग 5 महीने की उम्र के बाद बच्चे अपनी मां से थोड़ा बहुत अलग होना शुरू करते हैं। बस कुछ कदम की दूरी, ज्यादा नहीं। एक साल का हो जाने पर गोरिल्लास के बच्चे खुद चीजों को समझना शुरू कर देते हैं और सही मायने में जंगल में अपने पहले आजाद कदम उठाते हैं। लेकिन तब भी मां को नजर में रखते हैं। मतलब ये अपनी मां से ज्यादा दूर नहीं जाते। लगभग 18 से 21 महीने की उम्र में मां और बच्चों के बीच की दूरी बढ़ जाती है और वो रोजाना एक दूसरे से दूर समय व्यतीत करते हैं। और तब गोरिल्ला पेड़ों पर चढ़ना सीखते हैं और जंगल में एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए टहनियों का इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं। जब वो 2.5 साल के होते हैं तो गोरिल्ला बच्चे लगभग अपना आधा समय ही अपनी मां के साथ बिताते हैं। जब वो लगभग 3 साल के होते हैं तो वो अपने जुवेनाइल पीरियड यानी किशोर अवस्था में पहुंचते हैं और तब वो अपना घर बनाते हैं और अपना भोजन खुद तलाश करने लगते हैं। इन क्यूट्स के लिए ये एक मुश्किल समय है, लेकिन ये मुश्किलों से निपटना जानते हैं। गोरिल्ला समूहों में रहते हैं जिसे ट्रूप्स कहा जाता है। ट्रूप में एक अडल्ट मेल होता है जिसे सिल्वरबैक कहते हैं। उसके अलावा कुछ अडल्ट फीमेल्स और उनके बच्चे होते हैं। सिल्वरबैक ट्रूप में मुखिया की भूमिका निभाता है। वो परिवार के सभी फैसले करता है और यह तय करता है कि कहां रहना है और खाने के लिए कहां जाना है। ट्रूप की सुरक्षा और देखभाल की जिम्मेदारी भी उसी की होती है, जैसे कि समाज में अक्सर पिता जिम्मेदारी उठाते हैं। और जब बच्चे कुछ ज्यादा ही शरारत करने लगे तो डैडी को अपना गुस्सा दिखाकर उन्हें शांत करना पड़ता है। अरे डैडी, हम तो खेल रहे थे। एक गोरिल्ला ट्रूप में 24 सदस्य हो सकते हैं। जब गोरिल्ला मेल्स बड़े होने लगते हैं तो वो आमतौर पर ट्रूप छोड़कर चले जाते हैं और अपना एक नया ट्रूप बनाते हैं। लेकिन कभी कभी कोई युवा मेल परिवार के साथ रहने का फैसला कर सकता है ताकि जब सिल्वरबैक की मौत हो तो वो परिवार की जिम्मेदारियों को संभाल सके। लेकिन इन क्यूट शरारतियों के लिए वो समय अभी बहुत दूर है। अभी तो हर दिन खेलने और मजे करने का दिन है।
तो चाहे ट्रॉपिकल फॉरेस्ट में बेबी गोरिल्ला के पहले कदम हो या जालीदार पैरों वाले बेबी हिप्पो के जमीन पर रखे पहले कदम, जंगल में रखे पहले कदम हमेशा कमाल के होते हैं। और जहां तक उड़ने का सवाल है तो फ्लैशलिंग टर्न अभी भी बहुत छोटा है। या फिर ये हिरन का बच्चा जो ये जानने की कोशिश कर रहा है कि पैरों को कैसे इस्तेमाल किया जाए। उनके पहले कदम ही उन्हें परिवार के साथ जीवन भर मौज मस्ती करने या घूमने तक लेकर जाएंगे। ये इन एडवेंचरस क्यूट वंस की जिंदगी का पहला दिन है और कुछ क्यूट स्टेप्स। कोस्टा रिका के जंगलों में ये रेड कैप्ड मैनिकिन एक मादा को लुभाने के लिए नृत्य कर रहा है। मैनिकिन डच भाषा का शब्द है जिसका मतलब है बौना इंसान। ये नाचने के लिए पंख फड़फड़ाकर अपनी लय तैयार कर रहा है। मादाएं चुनाव करती हैं और बेहतरीन को ही चुनती हैं और उसे बेहतर नजर